नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। राष्ट्रपति पुतिन बयान देते हैं और ठीक 5 मिनट बाद भारतीय समय अनुसार सुबह 8:30 बजे रूसी सेना एक के बाद एक कई मिसाइल यूक्रेन पे दागना शुरू कर देती है। तो आखिर वजह क्या है? क्यों रशियन मिलिट्री यूक्रेन पे हमला करने के लिए इतनी आतुर है और क्यों पुतिन बार बार यूक्रेन में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? तो दरअसल मैं आपको बताने की कोशिश करूं उससे पहले आप ये वीडियो देखिए जो आज से 2 दिन पहले, लगभग 2 दिन पहले ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, जहां पे राष्ट्रपति पुतिन अपने खुफिया एजेंसी के जो अध्यक्ष हैं उसे लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, पहले वीडियो देखिए फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि उनका माजा क्या था। Предложением Николая Платоновича о том, что нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится. Что значит в противном случае? Вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? А я говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да или нет. Да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да, я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь, спасибо. दरअसल पुतिन अपने सलाहकारों के साथ बैठ के पूछते हैं क्या उन्हें यूक्रेन पे हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो किस हद तक सही है। खुफिया एजेंसी के जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि उन्हें जितनी भी वेस्टर्न कल्चर्स हैं या वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, ये यूक्रेन पे हमला करने का सही समय नहीं है। लेकिन पुतिन इसके जवाब में आगे आके कहते हैं क्या मैं गलत कर रहा हूं? खुफिया एजेंसी का नाम लेते हुए कहते हैं सेगड़ी, क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या यूक्रेन पे हमला करना मेरा गलत निर्णय है? जिसके जवाब में खुफिया एजेंसी के अध्यक्ष घबराते हैं और कहते हैं नहीं सर, आप सही हैं, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही, ये सिर्फ मेरा बयान था कि शायद हमें हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन पुतिन की इंटरेस्ट दिखाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है वो है नाटो। नाटो क्या चीज है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका और जो उनके समूह हैं वो एक साथ बनाते हैं, एक देशों का समूह है जो चाहते हैं कि रशियन एग्रेशन से बचा जा सके। इसमें अगर मैं बात कहूं तो जब सोवियत का जो हिस्सा टूटा था उसमें 15 देश अलग हुए थे और उस टाइम के नाटो के सेक्रेटरी ने कहा था कि नाटो कभी भी यूरोप में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा, यानी रूस के करीब नहीं आएगा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, जो 15 देश अलग हुए थे सोवियत में से, उसमें से एक एक करके 12 देश अब नाटो का हिस्सा बन चुके हैं। कई बार पुतिन ने कहा कि ये उनके लिए खतरा है, जो उनके देश में जो लोग रह रहे हैं और खासतौर पे नाटो जो उनके करीब आते जा रहा है रशिया की, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। उसी सिलसिले में जब नाटो यूक्रेन के करीब जाने लगा तो पुतिन ने कहा कि ये चीज सही नहीं है, नाटो को पीछे हट जाना चाहिए। अगर मैं आपको आज के दौर से कम अगर 14 साल पहले पीछे ले जाने की कोशिश करूं तो 2 शहर थे। ये थे जॉर्जिया पे रूसी आर्मी हमला करती है। सेम जैसे आज के दौर पर जितनी तस्वीरें देख रहे हैं कि जिस तरीके से हवाई जहाज जाके यूक्रेन में हमला कर रहे हैं, तो ठीक 14 साल पहले यानी 2008 में भी रशियन मिलिट्री ने जॉर्जिया पे जाके हमला किया था। जॉर्जिया के 2 प्रांत अबकाजिया और साउथ ओसेसिया, रशियन मिलिट्री ने कहा था कि वहां पे जेनोसाइड हो रहा है, वहां पे कई लोगों को एक साथ मारे जा रहे हैं। इस वजह से रशियन मिलिट्री को आके वहां के लोगों की जान बचानी चाहिए थी। लेकिन ये तो सामने जो रशियन बता रहे थे, लेकिन पीछे की कहानी ये थी कि जॉर्जिया उस वक्त कहीं ना कहीं नाटो का हिस्सा बनने जा रही थी। रशियन मिलिट्री के अटैक करने के बाद हो सकता है रशिया को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ हो, लेकिन जैसी रशियन मिलिट्री उस पर अटैक करती है, रशिया उस पर जीत हासिल करती है, तो सबसे ज्यादा फायदा रशिया को ही होता है, क्योंकि जॉर्जिया अब नाटो का हिस्सा नहीं बनता। तो वहीं अगर आज की दौर की बात करें यूक्रेन पे उन्होंने 2 इलाकों पे, खासतौर पे दोनेत्स्क और लुहांस्क पे हमला किया है। ये दोनेत्स्क और लुहांस्क, इनको अगर हम एक साथ करके बताएं तो ये कहलाता है दोनबास। अच्छा, दोनबास क्या इलाका है? दोनबास रशिया और जो यूक्रेन का जो बॉर्डर वाला हिस्सा है उसमें जो 2 प्रांत हैं, 2 प्रांत से कहने का मतलब जैसे 2 स्टेट्स हैं, 2 स्टेट जो रशिया और यूक्रेन के बीच में है, इन पे रशिया हमला करता है और कहता है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रूसी समर्थक हैं, यहाँ पे रूसी समर्थक आंदोलन कर रहे हैं यूक्रेन सरकार के खिलाफ।
तो कहीं उनको कोई चोट ना पहुंचे, तो इसलिए कुछ दिनों पहले रशियन आर्मी ने अपनी शांति सेना बोलते हुए वहां पे अपनी सेना भेजी। उस सेना का काम था कि सीधे तौर पर लड़ाई नहीं करना, लेकिन वहां के लोगों की मदद करना। लेकिन 2 दिन बाद वही सेना अब आगे आगे बढ़ रही है और यूक्रेन पे हमला करती जा रही है। और साथ ही अगर बात करूं बेलारूस से, अगर मैं आपको मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करूं, जो यूक्रेन का नॉर्थ वाला हिस्सा है, यहां बेलारूस है, यहां से बेलारूस से भी आर्मी अंदर आ रही है, नीचे क्रीमिया से अंदर आर्मी आ रही है। और जो 2 दिन पहले जो शांति सेना के नाम पर इन 2 प्रांतों में सेना भेजी गई थी, यहां से भी सेना चढ़ाई कर रही है। तो पुतिन का जो प्लान था कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवादी जो पुतिन है, ये चाहते थे कि जो अखंड जो सोवियत है वो उसमें सारे स्टेट्स एक एक मिल जाएं। अगर आपको रशिया का हिस्ट्री आप पढ़ें तो उसमें आपको पता लगेगा जो यूक्रेन है, यूक्रेन ही असली रशिया है। रशिया की जो उत्पत्ति हुई थी वो यूक्रेन से हुई थी। उसके बाद ये दायरा फैलता है और ये दायरा फैलते फैलते सोवियत का पूरा नाम लेता है। और सोवियत आज के वक्त में सबसे बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश, वो यूक्रेन पे जाके हमला करता है। उसकी सबसे ज्यादा ताकतवर आर्मी यूक्रेन पे आके किसी कहर की तरह बनके टूट रही है। तो ये जानने की जरूरत है कि इसमें अमेरिका और जो जितनी भी यूरोपियन एलाइज हैं वो इस पे क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताता हूं, अमेरिका है, जितने भी यूरोपियन देश हैं, उन्होंने कई तरह की पाबंदी लगाई है। अब ये पाबंदी लगाने के पीछे का कारण क्या और क्यों जमीन पे फौज नहीं उतारी जा रही है? तो फौज उतारना 7 समंदर पार से, अमेरिका 7 समंदर पार से रशिया और यूक्रेन के बीच में बॉर्डर पे अपनी सेना उतारे, ये कहीं ना कहीं अमेरिका को महंगा पड़ सकता था। इसलिए उन्होंने पहले शुरुआत की कि इकोनॉमिकल सेक्शन लगाया जाए, जिसके लिए उन्होंने कई प्रतिबंध लगाए। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि वो क्या क्या चीजें थी, तो अमेरिका ने रूस की 2 सरकारी बैंकों को यूएस और यूरोप में जितनी भी उनके बिजनेस है उनको ठप कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। लेकिन इसका असर क्या होगा? रिटेल ऑपरेशन में इनका लेना देना नहीं है, तो खासा असर नहीं पड़ता और नजर नहीं आ रहा है। अगर फिर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में ये ध्यान देने वाली बात है, यहां पे उनकी जो गैस पाइपलाइन है, जो खासतौर पे रशियंस अपने रिसोर्सेस में बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हैं। उनकी कमाई का, अगर मैं उनकी जीडीपी की बात करूं तो उनकी 40% जीडीपी रिसोर्स के जरिए ही आती है। रिसोर्स में क्या क्या है? तो पेट्रोलियम है, गैस है, और ये खास तौर पे जो पेट्रोलियम के जो ऊपर आप दाम देखते हैं कि पेट्रोल महंगा होता है, डीजल सस्ता होता है या डीजल महंगा हो जाता है, इस सब में अच्छी खासी पैठ रशियंस की है। रशियंस कहीं ना कहीं असर डालते हैं जो पेट्रोल और डीजल के दाम में। तो वहीं पे जो जर्मनी और जितने भी यूरोपियन देश हैं, ये चाह रहे थे किसी तरीके से कि जो CO2 एमिशन है या जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको कम करने के लिए वो ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें गैस पैदा ना हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा जरिया उनको दिखा था कि गैस के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहा रशिया का। अगर आज की बात करूं तो एक बाकायदा गैस पाइपलाइन बिछाई गई थी समुद्र के नीचे से, जो रशिया के थ्रू होते हुए जर्मनी के अंदर आई थी। तो कम से कम उसकी अगर मैं रेट बताने की कोशिश करूं, $11.6 अरब का ये जो प्रोजेक्ट था उसे आप जर्मनी ने होल्ड पे डाल दिया है। इसका असर क्या होगा? तो रोक अस्थायी है। जब जैसी जंग रुकेगा, जर्मनी फिर से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएगा और रूस के साथ ये बहाल हो जाएगा। तो ये जो गैस पाइपलाइन है ये सबसे अहम इसलिए है क्योंकि अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जो जितनी भी एनर्जी, जैसे आपके घर में आप फोन चार्ज कर रहे हैं, अपनी गाड़ी चार्ज कर लेते हैं आज के टाइम पे जो भी है, तो जर्मनी जो 65% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है खास तौर पे रशिया द्वारा। जो गैस मिलता है उसके जरिए उनके फैक्ट्री चलते हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो यूरोपियन देश किस हद तक चाहेंगे कि रशिया को रोक सकें, किस हद तक उन पर प्रतिबंध लगा सकें? जाहिर सी बात है अमेरिका चाहता है कि उनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनके गैस प्रोडक्ट्स खासतौर पे यूरोपियन देश में आए। लेकिन पानी के जरिए वहां तक पहुंचना और रशियन जो पहले से ही जो उनके करीब हैं, अपने पड़ोसी से दोस्ती करना, जाहिर सी बात है आसान होगा, बजाय इसके कि जो कोसों दूर बैठा है वो कह रहा है कि हम तुम्हारी जंग में साथ देंगे। लेकिन जैसे उसने कहा, अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन की जंग में हम साथ देंगे, हम उनसे हथियारों से मदद करेंगे। लेकिन जब किसी कहर की तरह रशियन टूट रहे हैं उन पर, इस वक्त उनको बचाने वाला कोई नहीं है। और वो इसलिए नहीं है, और अमेरिका का ये भी कहना था कि जो आसपास के देश हैं खुल के आए, उनकी मदद करें। तो आज पुतिन ने धमकी देते हुए ये भी कहा कि वो देश समझ जाएं जो रशियन से पंगा लेने की कोशिश करेंगे, जो रशियंस की यूनिटी पे हमला करेगा, उनको वही अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर 2 देशों की लड़ाई में आसपास की जितनी भी जो यूरोपियन देश हैं वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। वो इसलिए नहीं पढ़ना चाह रहे कि उनको लग रहा है कि कहीं कल को जो यूक्रेन के शहर पे जो बमबारी हो रही है, कहीं वही बमबारी उनके इलाकों में ना हो जाए, 2 देशों के बीच का झगड़ा कहीं तीसरे देश को भुगतना ना पड़े। और कहीं ना कहीं अमेरिकन और रशियंस कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी जमीन पे ये लड़ाई हो, उनकी जमीन पे जंग हो। वो चाहते हैं हमेशा कोई तीसरा देश ऐसा हो, तीसरी जमीन हो जो उनके घर से बाहर हो,
कोई देश या कोई शख्स ये नहीं चाहेगा कि उसके घर पे लड़ाई हो तो बाहर के हो, बाहर वाले को नुकसान हो। ये याद रखिएगा, रशियंस और अमेरिकन कभी भी अपने देश में जंग नहीं लड़ते, ये बाहर जाके लड़ते हैं। अफगानिस्तान के मुद्दा ले लेते हैं, इराक का ले लीजिए, अब आते हैं जो सीरिया और लीबिया का जो मुद्दा है, अब यूक्रेन का मुद्दा आता है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जोन बनाने की जो कोशिशें हैं ये पुतिन की, कि कहीं अमेरिका चाह के भी अब कुछ कर नहीं पा रहा है। और अगर मैं कुछ और आपको आंकड़े बताने की कोशिश करूं तो जापान ने रूसी बॉन्ड के साथ भी उनके देश में रशियंस की एंट्री पर बैन लगा दी है। यूरोपियन यूनियन ने एक बयान में कहा है कि उनकी रक्षा जो बैंकिंग सेक्टर है या जितनी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो रशियंस को नहीं करेंगे, लेकिन ये भी अस्थायी है, जैसी जंग खत्म होगा तो ये नॉर्मल हो जाएगी। मतलब ऐसा कुछ बड़े स्तर पे नहीं किया जा रहा कि जिससे लगे कि रशियंस के लिए ये कोई खतरा पैदा हो रहा है या उनके इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं आपको कुछ और बताने की कोशिश करूं, खासतौर पे अमेरिका और रशियंस के बीच में भले आप कहते हैं कि जुबानी जंग है, कोल्ड वॉर चल रहा है, लेकिन इनकी जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं अमेरिका से लेके रशियंस के बीच में, बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के बीच में बहुत सारी बॉन्ड्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये अमेरिकन ने कहा है कि ये सारे बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इससे खास फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने प्रतिबंध लगाने के बाद भी अगर कोई देश कहे कि मैं हमला करने जा रहा हूं, मैं आपके पैसे नहीं करूंगा, आपके से बिजनेस नहीं करूंगा, लेकिन उसे कुछ देर बाद ही आप देखते हैं कि एक देश दूसरे देश की राजधानी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और कई मिसाइल दागे जा रहे हैं। इसके बाद आती है यूरोपियन यूनियन खास तौर पे ये 21वीं शताब्दी में जब पहली बार जब जंग हुई थी वो हुई थी 2008 में, जब रशिया जॉर्जिया में पहुंचता है और वहां के लोगों पे, वहां के 2 प्रांत को कब्जा करता है और कहता है कि ये यहाँ पे एग्रेशन दिखा रहे हैं, मैं यहाँ पे लोगों की जान बचाने के लिए आया हूं। तो बात करते हैं पुतिन जो है, पुतिन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो उनके जो सोवियत वाले जितने भी देश थे, 15 देश थे, ये कहीं ना कहीं एकजुट रहें, ये नाटो के पास ना जाएं, उनको छेड़ा ना जाए। जब 12 के 12 देश नाटो चले जाते हैं, जो अमेरिका के साथ गठबंधन करते हैं, और कहीं ना कहीं जब यूक्रेन जब उन्हें ज्यादा नजर आता है तो उन्हें होती है नाराजगी। कहीं ना पुतिन चाहते हैं कि, पुतिन के लिए ये चीज ऐसा है कि वो खोया हुआ प्यार था जिसे वो पाने के लिए कई नाकाम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जाहिर सी बात आप उसको पाने के लिए उन्होंने वहां पे हमला कर दिया है। यहां तक कि पुतिन ने ये भी कहा है कि वो हथियार डाल दें, कोई खासतौर पे वो सैन्य अड्डों पे हमला करेंगे, ना कि किसी सिविलियन इलाकों पे। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।